नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। 5 राज्यों के चुनाव ने जंग का रूप ले लिया है, जहां जीत के लिए हर दांव चले जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने का कार्य कर रही हैं। अब ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप कर मोदी सरकार के इशारे पर हो रही ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी के चुनाव विभाग की तरह कार्य कर रही है। उधर अशोक गहलोत के चुनावी हलफनामे को लेकर राजस्थान में विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर गहलोत के नामांकन को खारिज करने की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर लगे 2 आपराधिक मुकदमों का जिक्र नहीं किया है। वहीं इस चुनाव में गारंटियों की बहार है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब वादे नहीं, गारंटियों की होड़ लगी हुई है। तो सब कुछ मुफ्त में देने की गारंटी दी जा रही है और इन गारंटियों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा, कोई नहीं बता रहा है। तो इसी को लेकर आज करेंगे हम चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है जंग में सब जायज होता है और इस वक्त 5 राज्यों में चुनावी जंग चल रही है। ऐसे में जीत के लिए हर दल अपना अपना हथकंडा अपना रहे हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर आरोप है कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए कर रही है। विपक्षी दलों के नेताओं को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप कर मोदी सरकार के इशारे पर हो रही ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया है कि ईडी भाजपा के चुनाव विभाग की तरह काम कर रहा है। चुनावी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार देर शाम को आयोग से मुलाकात की। आयोग के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भाजपा को हार से बचाने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई कार्रवाई से परेशान है, तो राजस्थान में सीएम गहलोत के बेटे पर ईडी ने शिकंजा कसा है। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। वहीं छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल महादेव ऐप को लेकर ईडी के रडार पर हैं। उधर अशोक गहलोत के चुनावी हलफनामे को लेकर राजस्थान में विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत कर गहलोत के नामांकन को खारिज करने की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनावी हलफनामे में अपने ऊपर लगे 2 आपराधिक मुकदमों का जिक्र नहीं किया है। गहलोत के खिलाफ पहला मामला जमीन घोटाले से संबंधित है और दूसरा लूट और बलात्कार जैसे अपराध से संबंधित है। 5 राज्यों के चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। भाषण में कभी कभी शब्दों की मर्यादा भी टूट रही है। वहीं इस चुनाव में गारंटियों की बहार है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब वादे नहीं, गारंटियों की होड़ लग रही है। सब कुछ मुफ्त देने की गारंटी दी जा रही है। इन गारंटियों को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, कोई नहीं बता रहा। मुफ्त की योजनाओं से देश और राज्य कंगाल हो जाएंगे, इसके बारे में भी कोई दल नहीं सोच रहा। सभी को बस सत्ता चाहिए और किस तरीके से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या चुनावी जंग के नाम पर सब जायज है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जी हाँ, तो चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और ईडी सीबीआई पर अब सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत विजय जी आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत विजय कौशिक जी। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर भी जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत अमनप्रीत जी। अमनप्रीत जी,
5 राज्यों के चुनाव ने जंग का रूप ले लिया है, जहां जीत के लिए हर दांव चले जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियां विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाने का कार्य कर रही हैं। अब ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से तत्काल प्रभाव से हस्तक्षेप कर मोदी सरकार के इशारे पर हो रही ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ये कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार के इशारे पर यह कार्य हो रहा है। इस पूरे विषय को किस तरीके से आप राजनीतिक रूप से देखती हैं, किस तरीके से विश्लेषण करना चाहेंगे इसका? देखिए निशु, कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है, और वो जब आज 5 स्टेट्स में विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, इनका सीधा सीधा प्रभाव जो है आने वाली 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन होने उसके ऊपर पड़ेगा। इसको लेके सारे ही दल इसमें बहुत दिलचस्पी भी ले रहे हैं और चाहते हैं कि इससे जीत जाएं, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस है। और जैसा कि गठबंधन जो इंडिया का बना था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें वो उनका जो गठबंधन है उसका कोई रोल नहीं रहेगा। जो उनका गठबंधन बना है वो सिर्फ और सिर्फ आने वाली लोकसभा इलेक्शन के लिए है। तो इस बार इंडिपेंडेंटली सारे दल जो हैं अपनी अपनी समर्था के मुताबिक अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। 5 स्टेट की अगर हम बात करें तो जैसे आपने ईडी की बात करी, तो ईडी सीबीआई तो ऐसे हो गए कि जैसे बरसात में मेढक नहीं निकलते ऋषु, ऐसे ही हो गया है कि इलेक्शन के पहले इनकी कार्रवाइयां जो हैं वो तेज हो जाती हैं। आप ये देखिए कि अभी रिसेंटली जो महादेव ऐप की बात हो रही है छत्तीसगढ़ में, तो वो जो मामला है वो 18 महीने से चल रहा है। 500 से भी ज्यादा उसमें अरेस्ट हो चुके हैं, और वो जो भी अप्लायंसेस है इलेक्ट्रिकल वो उनके पास है ईडी के। तो उसके बाद 1.5 साल में इतनी एक्टिव नहीं हुई ईडी। अभी जब इलेक्शन था पहले चरण का, ठीक है, मैं जरा इसी पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ विजय खेरा जी आपसे। जिस बात को यहाँ कह रही हैं अमनप्रीत जी, यही बात अक्सर कांग्रेस भी दोहराती है कि चुनाव से पहले ही ईडी ये कार्रवाई क्यों करती है। चुनाव आ गए हैं अब, पर ईडी तो कार्रवाई चली रही है। 5 साल हो रहे, 9 साल हो रहे। ईडी अपना काम नहीं रोक सकती है, न इनकम टैक्स रेट अपना काम नहीं रोक सकती है। ये कहेगी कि हम चुनाव में हैं, आप नहीं बच सकते। बेईमान हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, क्योंकि आप चुनाव में लड़ रहे हैं इसलिए आपको भ्रष्टाचार करने दिया जाए, ये तो नहीं हो सकता। आप ईडी के खिलाफ अगर ईडी की बात आपने नहीं पाई है या समझी है तो सुप्रीम कोर्ट तक आप गए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को जायज ठहराया है। अब आप चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, चुनाव आयोग के हाथ तो बन गए अब ना। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आदेश करेगा क्या चुनाव आयोग? सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कार्रवाई को उचित ठहरा दिया है, 1 बार 2 बार, उसके बाद आप जाते रहिए, कहीं भी रोते रहिए। पैसा आप खाओगे, पकड़े आप जाओगे तो छोड़े थोड़ी ना जाओगे। और दूसरी बात, ये आज की बात तो है नहीं, ये जो केस है अभी जैसे आप पार्टी के बारे में कह दिया कि दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में एक दिन में तो नहीं हो गया है। 1-1, 1.5 साल तक छानबीनें हुई, जांचें हुई हैं। उन जांचों पर जब वो जाते हैं, आरोप की कॉग्निजेंस लेता है कोर्ट। अगर ना ले कॉग्निजेंस चार्जेस की तब सवाल उठता है, लेकिन वो भी लेते हैं। फिर आप जमानत जाते हैं, चूंकि द कोर्ट इज फाइंडिंग स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस उनको दिखाई दे रही है, इसलिए कोर्ट उनको जमानत नहीं देती है। एक बार मान सकते हैं, 2 बार आई कोर्ट तो सब जगह जा चले आते हो, जमानत नहीं मिलती। तुमको समझ में नहीं आता कि अंदर तुम क्या पका रहे हो और क्या हो रहा है। चलिए आपकी जरा इस बात पर मैं टिप्पणी ले लेती हूँ पहले विजय जी से। विजय जी, आपने विजय जी को सुना ही, वो कह रहे हैं कि पैसा आप खाओगे तो पकड़े तो जाओगे, दिक्कत कहाँ आ रही है? फिर क्यों आप इस तरीके से भाग रहे हैं? कभी चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को पहले ही उचित ठहरा दिया है। संविधान क्या कहता है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भाई सीबीआई ईडी का काम है मुकदमा दर्ज करना, अपनी कार्यवाही करना और लाकर कोर्ट के सामने पेश कर देना, कोर्ट के सामने सबूत रख देना। और जिस दिन कोर्ट किसी व्यक्ति को दोषी डिक्लेयर करे, उस दिन बीजेपी खूब ढोल बजाकर चिल्लाए कि भाई ये व्यक्ति दोषी था और कोर्ट में इसको सजा देती। आप झूठे मामले दर्ज कर देते हैं, आप कोर्ट में अपने जो फर्जी तथ्य हैं वो रख देते हैं, बाद में पता चलता है कि भी निर्दोष साबित हुआ व्यक्ति। लेकिन इस दौरान आप क्या करते हैं, आप चुनाव में चिल्ला कर कहते हैं देखिए अमुक व्यक्ति चोर है, अमुक व्यक्ति डाकू है,
अमुक व्यक्ति भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के पास तो करने के लिए तो कुछ है नहीं। मतलब आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि चुनाव के समय आप लोगों की छवि धूमिल करने का कार्य बीजेपी कर रही है? जी, धूमिल करने के अलावा एक कारण और है। बीजेपी चाहती है कि वो एक ऐसी पिच तैयार करे झूठ की, कांग्रेस उस पिच पर इनके साथ लड़ने के लिए आए। अरे भाई, हम चुनाव लड़ें या तुम्हारे इन झूठ और प्रपंचों के लिए हम तुम्हारे साथ उसी स्तर पर गिर जाएं? पहली बात। दूसरी बात, इनका रवैया देखिए, एक रिकॉर्ड भी तो होता है ना पार्टी का। अजीत पवार के खिलाफ छापे डाले गए उनके परिवार पर, आपको याद होगा। आज अजीत पवार जब अपनी पार्टी को तोड़कर अपने चाचा को धोखा देकर बीजेपी के साथ सरकार बनाकर चल रहे हैं, तो कोई जांच नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। मुकुल राय का नाम आपको याद होगा। शिवसेना के कई सांसद और विधायक इसी श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे जी को कि भाई हमारे ऊपर केंद्र सरकार दबाव बना रही है कि या तो सरकार को गिरा दो, नहीं तो तुम्हें सीबीआई ईडी की जांच में लपेट देंगे। मायावती तक कुछ नहीं बोल पा रही, क्योंकि उसको भी ब्लैकमेल कर रही है भाजपा। पूरा देश जानता है। मुझे एक चीज बताइए, मतलब कुल मिलाकर ये कहना है आपका कि जब कोई विपक्ष में होता है तो उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, और जब वो बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वो दूध का धुला हो जाता है। जवाब ले लेती हूँ उस पर। विजय जी, विजय खेरा जी। देखिए, बंगाल के मंत्री के पास सैकड़ों करोड़ रुपया आपने अपने टीवी पे भी दिखाया है, हमने भी देखा है। क्या झूठ था? जमानत नहीं हुई आज तक। पर चटर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। आऊंगे विजय जी आपके पास जी। आप एनसीपी की बात करेंगे, बम्बई में नवाब मलिक पकड़े गए, आज तक सारे आरोप साबित होने की स्थिति में भीतर बैठे हुए हैं। अभी तक दिल्ली के 2 मंत्री, एक को तो 1 ही साल हो गया, एक और 6-8 महीने होने वाले, एक और करा जाएगा। तो एक और भेजने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। आप कोर्ट से छूट के आ ही नहीं पाते हो। अरे अगर झूठे हैं तो क्या आगे लाल यादव ने 5 साल की सजा पा गए कि नहीं पा गए हैं? वो किसने किया था केस? तब कहा था कि साहब झूठा केस हो रहा, झूठा केस प्रमाणित हुआ, कई साल लगे, लेकिन जेल भी 5 साल की। फिर भी कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आई कि सजा आपका 5 साल के अपराधी की पार्टी से आपने समझौता किया। बिल्कुल समझ रहे जनता को, 150 करोड़ लोग देख नहीं रहे हैं कि 5 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तभी भी आप कहोगे वो तो अपराधी नहीं है, झूठा फंसा दिया कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट भी जो है झूठ बोल रही है, झूठा फंसा दिया। आप तो खुद अपराधियों के इकट्ठे, मैं कह रहा हूँ आरोपित है, छोड़ो, आरोपित सजा पाए 5-5 साल की, और अभी कई केसेस चल रहे हैं, उनके साथ आप कर रहे हैं समझौता। जिन आजम खां को बचाते बचाते आप समाजवादी पार्टी लगी रही है, वो सजा पा रहे हैं, सजा पा के जेल में, आप उनके साथ भी समझौता करने को तैयार है। अरे कहाँ तक गिरोगे? हम झूठ बोल सकते हैं, मान लिया हमने, जब सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा, चाहे जनता अंधी पट्टी बांध के बैठी है। अभी 2 चुनाव अभी निपट चुके हैं, तीसरे में तुम लोकसभा में देखना और बुरी हालत होगी। सब देख रहे हैं लोग बाग, आप किसके साथ समझौता कर रहे हैं, कौन आपके साथ है, और उनकी आप सब मदद करते हैं। ठीक है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हार से बचाने के लिए ईडी कार्रवाई कर रही है, लेकिन बीजेपी ईडी का सहारा लेकर भी राज्य में अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाएगी। पकड़े तो जा रहे हैं ना मैडम, सवाल ये नहीं ईडी क्या करेगी उसमें। ईडी से कोई चुनाव में कुछ कर ही नहीं सकती। आपने अगर भ्रष्ट आचरण किया है तो आपको तैयार रहना चाहिए सलाखों के पीछे जाने के लिए। कोई बचा नहीं सकता आपको। दिक्कत खाली इतनी है कि अब मोदी का शासन है तो नहीं बचोगे। अब ये नहीं है कि पहले कांग्रेस ने बचा लिया, सापा को शाह ने बचा लिया, उसको उसने बना लिया, ममता जी को बचा लिया, इसीलिए सारे के सारे भ्रष्टों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। सारी पार्टियां भ्रष्ट हैं। अभी आप दूसरी बात, विपक्ष तो यही कह रहा है कि विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी का शासन है, इसलिए चाहते हैं कि पूरे विपक्ष को ही हटा दें, अकेले शासन करें वो। आप अभी आपने एक बात कही थी इन्होंने, अजीत पवार जी को आप आ गए तो आप क्या वो शुद्ध हो गए। सवाल है, मान लो अजीत पवार जी की बात आप कर रहे, इससे आप बच जाओगे। अजीत पवार कहने से मतलब आपका भ्रष्ट आचरण सही हो जाएगा क्या? अरे आप बात पहले इसकी तो करो कि आपके पास हो क्या रहा, आप कर क्या रहे हो। मैं इसकी बात नहीं करता। चलिए विजय कौशिक जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक प्रतिक्रिया इस पर अमनप्रीत जी से भी ले लूं। अमनप्रीत जी। विजय जी बात कर रहे हैं अजीत पवार की, तो अजीत पवार के बारे में फर्नांडिस ने बोला था चक्की पी सिंह, और जिस दिन अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उसके 3-4 दिन पहले ही
आपको याद होगा मध्य प्रदेश में हमारे मोदी साहब ने बोला था कि एनसीपी जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, और उन्होंने अजीत पवार का नाम लेके उनके ऊपर आरोप भी लगाया था। और 4 दिन बाद पता नहीं उनके आरोपों को क्या हुआ, जो 17 लाख करोड़ की बात हो रही थी कि गबन कर लिया उन लोगों ने, उनको ये इनाम के तौर पे उन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया। तो ऐसी जब बातें होती है ना विजय जी, क्वेश्चन तब राइज होता है। और जो आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करें, भ्रष्टाचार सबको बुरा लगता है, लोगों को भी बुरा लगता है, मीडिया को भी बुरा लगता है, और जो पॉलिटिकल दल है उनको भी बुरा लगता है, ऑपोजिशन वाले। और बात ये है कि भ्रष्टाचार पे नकेल डालने की जब बात आती है तो जो सरकारी एजेंसियां एकदम से एक्टिव होती हैं इलेक्शन के पहले, सवाल उनको लेके है, सवाल उनकी टाइमिंग को लेके है। जैसे अगर एक्टिव होती हैं तो वो उनको हमेशा ही एक्टिव रहना चाहिए। अभी अशोक गहलोत के ऊपर आज बोला कि भी उन्होंने जो अपना निमंत्रण भरा है उसके ऊपर उन्होंने भर दिया कि भी उनके ऊपर 2 केस चल रहे हैं, तो उसका जिक्र नहीं करा गया। तो जब वो सीएम थे तब वो जो उनके ऊपर केस चल रहे थे उनकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर किसी की आई नहीं, कोई बात आई नहीं। तो ये तो वो चीजें हैं कि ये जो उछाली जाती हैं चीजें, ये एकदम से तब कब आपको याद आती हैं जब इलेक्शन कहीं पे भी हो रहे होते हैं। बिल्कुल विजय कौशिक जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी आज ये प्रमाण दे रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में नए तरीके इजाद करने हो या नए आयाम खड़े करने हो, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आपने अपना ये प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, इतनी साजिश रचने वाली पार्टी मैंने देश और दुनिया में पहली बार देखी है, जो इस तरह की साजिशें केवल चुनाव के लिए रचती है। और मैं तो इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखकर बता सकता हूँ कि जब पुलवामा कांड हुआ था, कि जिसके आरोप आज तक बीजेपी पर लगते हैं, क्यों लगते हैं कि पुलवामा कांड को कैश करने के लिए इन्होंने सेना की वर्दी का, सेना के बोर्डों का इस्तेमाल चुनाव में करना शुरू कर दिया था। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, भाजपा जो है सैनिकों की वर्दी का, उनके बोर्डों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं कर सकती, तब जाकर इन पर रोक लगी थी। आप मुझे बताइए ये है क्या चीज जो झूठ पर झूठ बोलते हैं और जवाब के नाम पर फिर झूठ बोलते हैं। चाइना के ऐप बंद करने का दावा किया था, आपको याद होगा कि भाई सरकार ने कहा कि हमने 40-50 ऐप बंद कर दिए चाइना के, याद है ऋषि जी? तो यानी कि देश के अंदर कोई भी ऐप चलता है तो उस पर रोक लगाने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। और सट्टे को घर घर तक पहुंचाने वाली कौन है? भाजपा है। एक क्राइम को आपने लीगलाइज कर दिया और भूपेश बघेल जी उसका विरोध कर रहे थे और उन्होंने सरकार से मांग की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा एआईसीसी से कि भाई इन ऐपों पर प्रतिबंध लगाया जाए जो घर घर सट्टा पहुंचा रहे हैं जिनके माध्यम से। लेकिन सरकार ने उन सट्टेबाजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले भूपेश बघेल के खिलाफ तो झूठे छापेमारी शुरू कर दी, लेकिन जो सट्टा कारोबार आज भी देश में चल रहा है, जिस पर इस भ्रष्ट और बेईमान सरकार ने 28% जीएसटी लगा रखी है, उस पर रोक लगाने का काम नहीं किया। तो इन्हें तो पैसा चाहिए, पैसा चाहे देश की जनता को लूट कर आए, चाहे बर्बाद करके आए। वरना मुझे बताइए हमारे इस देश में सट्टे का क्या काम है? ये जो राम राज्य की बात करते हैं, मेरे मुंह से कई बार अपशब्द निकलने को होते हैं कि भाई राम राज्य में सत्ता चला करता था क्या? कितने बच्चे बर्बाद हो गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। यहाँ तक कि चाइनीज ऐप जो कंपनियां जो लोन देती हैं, उनके चक्कर में भी कितने लोगों ने आत्महत्या की, आपको खूब अच्छी तरह मालूम है। तो भाई ये देश मोदी राज में है या? चलिए ठीक है, अभी आपने महादेव ऐप का जिक्र किया क्योंकि अभी ताजा मामला तो महादेव ऐप का चल रहा है। अमरप्रीत जी, कांग्रेस कह रही है कि 18 महीने पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने महादेव ऐप मामले की जांच शुरू की थी। करीब 500 गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों मोबाइल फोन, लैपटॉप और अकाउंट बरामद किए गए। 6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने आरोपियों की गिरफ्तारी और ऐप को बैन करने की भी मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने तब कुछ नहीं किया। अब चुनावी समय में ईडी राजनीतिक दबाव में राज्य में नई नई चीजें सामने ला रही है। विपक्ष के आरोपों और ईडी के एक्शन को चुनावी समय में आप किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए, टाइमिंग को लेके ही सवाल है। जैसे मैंने ऋषु पहले भी बोला, ये जो अगर 1.5 साल से इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तब तो जो भूपेश बघेल हैं वो सीएम थे। तो अगर वो कल्प्रिट थे, अगर उनके ऊपर प्रूफ जो है वो जुटाए जा चुके थे, जैसे अभी भी बोलते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ जो हैं, तो ईडी के पास अगर प्रूफ थे तो वो किस चीज की वेट कर रही थी? उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि जो आरोप वो लगा रहे थे वो किसी और पे नहीं, एक स्टेट के सीएम पे लगा रहे थे। तो क्यों नहीं उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया? और अगर उनके पास प्रूफ थे तो उनको जो सीएम बघेल हैं उनके ऊपर एक्शन लेते तो वो रिजाइन भी कर देते। कम से कम एक स्टेट का जो मुखिया है वो कल्प्रेट तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो। तो इसमें देखिए, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो भी हमारी न्यायिक प्रणाली रहती है उसके ऊपर हमें भरोसा होता है, उसका एक प्रकरण होता है। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप ही सारे एक्शन होते हैं। सबसे पहले पुलिस से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, कोर्ट पे जाके खत्म होती है। तो अगर किसी और का ये मामला हो तो उसमें देर सवेर हो सकती है, पर मुझे लगता है कि जब स्टेट के मुखिया की बात हो कि उससे उंगली उठी जा रही है, तो क्यों बाकी दल भी चुप थे? क्यों कांग्रेस उस टाइम चुप थी कि अभी ये बोल रहे हैं कि उन्होंने, जो भूपेश बघेल हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया था सेंटर से, उन्होंने ऐप बंद करने को बोला था, तो उनके पास भी प्रूफ होंगे। तो क्यों नहीं वो अपने प्रूफ पेश कर देते कि हाँ जी ये तो हमने पहले भी इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की कोशिश करी थी, इन्होंने ऐप को नहीं रोका। अब ये दोनों चीजें जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सारा भांडा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फूट रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारा दोष जो है वो बघेल सरकार के ऊपर लगा रही है। और अगर ऐसा हुआ कि वो ऐप के जरिए जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वहां पर जो यूथ है वो खराब हो गया उनका फ्यूचर, तो कौन जिम्मेदार बनता है? सीएम के पीएम? तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। तो अगर देखा जाए तो फेडरल सिस्टम है हमारा, तो उसमें तो देखो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लोगों की बेहतरी के लिए काम करती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो उनको अगर वो अपने काम करने में, लोगों की जो सुरक्षा है वो प्रोवाइड करने में, या लोगों को जो भी सहूलतें वो देते हैं किसी भी नाम से, तो उनको देने में अगर वो किसी तरह भी पीछे हुई है या फेल हुई है अपने कार्य में, तो उनको जिम्मेदारी तो लेनी ही। ठीक है, जिम्मेदारी तो यहाँ लेनी पड़ेगी विजय कौशिक जी, और ये बात सही भी कह रही हैं अमनप्रीत जी। आप कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी ना आप सबूत दिखा देंगे मीडिया को कि ये रहे सबूत, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। जो चीजें जहाँ दिखानी होती है वहाँ होनी चाहिए उनको। आप इतनी विद्वान एंकर, अगर किसी क्राइम को केंद्र सरकार ने लीगलाइज कर दिया टैक्स लगाकर, तो उसमें फिर राज्य सरकार क्या करेगी? आप बताइए ना मुझे। भाई केंद्र सरकार ने सट्टे को लीगलाइज क्यों किया? ताकि देश की जनता बर्बाद हो सके, केवल इसलिए। और सरकार को 28% जीएसटी मिल सके। ठीक है, और सरकार क्या कह रही है? नहीं, वो सट्टा कंपनी तो ठीक है, जायज है। तो आप कोर्ट में चले जाते हैं ना। अगर आपकी सेंट्रल सरकार नहीं सुन रही थी तो आप कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाने का तो आपके पास विकल्प था, लेकिन जो अभी आप आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर मैं एक टिप्पणी पहले लेना चाहूंगी विजय खैरा जी। आपने लोग क्वेश्चन उठाया है तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये ऐप वाले सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद में सरकार ने इनको लीगलाइज किया है। सरकार ने वहाँ पर सरकार का पक्ष, इस देश का पक्ष ठीक से नहीं रखा, जिसके कारण सरकार ने इनके साथ मिली भगत करके इनको लीगलाइज कर दिया। अब उसमें क्या कांग्रेस क्या करेगी बताइए? ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का विजय खैरा जी। उसके ऊपर ये कहते हैं कि हवाला के जरिए बघेल के पास पैसा आया है। आरोप उन पर भ्रष्टाचार का नहीं लगाया इन्होंने, किसी और चीज का नहीं लगाया। एक सत्ता सिंह खड़ा होकर सरकार के इशारे पर कहता है कि उसने बघेल जी को 500 कुछ करोड़ रुपए दिए थे। भाई तुम पे सबूत है तो गिरफ्तार करो ना पहले, बाद में आगे की बात करो। लेकिन कहते ना तो गिरफ्तारी अभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव प्रचार में बदनाम करना भूपेश बघेल को, उसके सारे चुनाव प्रचार करना। लेकिन आप लोग तो खुद ही ये भी कह रहे हैं ना कि ईडी ने जिन लोगों के नाम लिए हैं चार्जशीट में उनकी भूमिका साफ नहीं है, और मुख्यमंत्री के कई अफसरों पर भी आरोप लगाए गए हैं चार्जशीट में, उनका संबंध भी महादेव ऐप से नहीं है। आप मेरी बात सुनो, ये मामला भ्रष्टाचार और उसका नहीं है। सरकार के मुताबिक, बीजेपी गवर्नमेंट के मुताबिक आप ही कह रहे हो ना 500 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो 500 गिरफ्तारियां कम थोड़ी होती है। सरकार का ये कहना है कि भूपेश बघेल जी के पास 500 करोड़ रुपए उन्होंने सट्टा किंग से लिए, बैठे सट्टा किंग से लिए और हवाला के जरिए लिए। ठीक है, तो सरकार का आरोप ये है।
हम ये कहते हैं कि सरकार जब यानी कि मोदी जी जब ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने लिए हैं और हमारे पास सबूत हैं, जब सबूत होते हैं तो सबूतों के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है, तो भाई भूपेश बघेल जी को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया इस सरकार ने? जब हम ये कहते हैं कांग्रेस की तरफ से कि भाई बघेल जी ने कोई गलत काम किया तो गिरफ्तार, ठीक है, सबूत होंगे तो ईडी अपना काम करेगी ही। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर सबूत पर्याप्त होंगे तो ईडी अपना काम करेगी। लेकिन मैं एक टिप्पणी यहाँ पर लेना चाहूंगी विजय जी से। विजय जी, इतनी लंबी बहस के बाद मुझसे सिर्फ टिप्पणी लेना है आपको? सर मैंने 3 बार आपको बोला, मैंने सर 3 बार आपको टाइम दिया। नहीं, मैंने हाथ जोड़ के बंद कर दिया है उलझना में। अगर तीसरा आदमी नहीं रुकेगा मैं नहीं बचूंगा सर। हम बैठा रहूंगा, आगे 1 घंटा बिठाइए आप। जी मैं उलझ के ये अपने आप को सर हम चाहते भी नहीं है, हम चाहते हैं कि बहुत ही आराम से ये डिबेट चले। हंगामा करना हमारी डिबेट में बिल्कुल कोई मकसद नहीं होता। धैर्य पूर्वक एक दूसरे को सुना जाए, हम यही चाहते हैं। आपने 3 बार बोला लेकिन नहीं बोलते चले गए। आपने मुझसे कहा उठा बात करने के लिए। अब सुनिए, आपने 17-18 बातें बोल चुके हैं, कौन बहुत जवाब दे पाएगा? ये पहले बोल रहे थे चाइना पे झूठ बोला हमने। चाइना पर सबसे बड़ा झूठ बोला है आज तक हिंदुस्तान में। पिछले जब से आजादी मिली तो राहुल गांधी ने बोला है। आधी रात को जाके चाइना के एम्बेसडर से मिलते उस खबर कहते हमने नहीं मिले। अभी ये चेहरा छुपा लेंगे, अभी हाल ओढ़ो कपड़ा, ओढ़ो न चेहरे पे। और सवेरे चाइना का जब बुलेटिन निकलता है उसमें निकलता है राहुल गांधी मिले थे। यह है सबसे बड़ा झूठ। हमसे बात कर रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, अभी आप फिर सीबीआई और ईडी की बात कर रहे थे। सीबीआई को ना तो कंट्रोल में है भारत सरकार के, ना भारत सरकार सीबीआई डायरेक्ट का ट्रांसफर कर सकती है, न हंसने से क्या बेवकूफी का तो कोई इलाज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करता है, वही ट्रांसफर कर सकता है। आपको पता ही नहीं है इस बात का। पहले रूल पढ़ो, थोड़ा सा कानून पढ़ो, थोड़ा जान। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में मालूम ही नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दैट कमेटी व्हिच चूजेस द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सरकार ट्रांसफर भी नहीं कर सकती डायरेक्टर सीबीआई का। ये किस दुनिया में सो रहे हैं? दे आर डायरेक्टली वर्किंग अंडर दिस कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स, उसमें लीडर ऑपोजिशन भी होता है। अब इनको नहीं पता तो मैं उसका तो इलाज नहीं कर सकता। तीसरी बात, आपका कौन सा आदमी ड्रग्स नहीं पकड़ा गया? क्या ये प्रूफ नहीं हुआ कि नेशनल हेराल्ड के लिए आपने एआईसीसी के थ्रू शेयर लेके 50-60 लाख के और कई करोड़ रुपए कमाल हड़पने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट तक? इसका जवाब विजय जी सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। जवाब देना, 1 to 1 बहस मत करना मुझसे, एंकर जी के सामने जवाब दीजिएगा आप। सिर्फ आप अकेली मैडम में जिसमें कम चेंचे होती है, वरना एपीएन में हम दुखी हो गए, बोलते बोलते लड़ते आपस में। इसलिए हम कम से कम इस समय हम चुप इसलिए बैठे थे। आपने तीसरी बात, मतलब जो भी आप बोलते जा रहे हैं, अब छत्तीस टाइमिंग क्यों होता है, वही टाइमिंग क्यों होता है, इसका भी जवाब सुन लीजिएगा। अगर मुझे पता लग जाए, मुझे माने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार से मतलब नहीं है, डॉक्टर खेरा को, अगर हमें बीजेपी को जो चुनाव लड़ रहे हैं और हमें 6 महीने पहले पता लग जाए कि आपने चोरी की है, तो हम तो इंतजार करेंगे कि तुम जब सड़क पर आओ तब पकड़े तुम्हें, ताकि जनता भी देखे कि तुम चोर हो। सरकार का काम अलग है, वो जो मर्जी करते रहे, लेकिन जहाँ तक राजनीति का सवाल है, जब आप चोरी करके माल लेके जा रहे होगे, हम तभी पकड़ने की कोशिश करेंगे तुमको, क्योंकि हमें पता है कि तुमने चोरी का माल रखा हुआ है। वो अपना कार्यवाही जो करते रहे, तो हम तो ये समय थोड़ी छोड़ेंगे। आपने चाहे 2 साल पहले चोरी की हो, चाहे 6 महीने पहले, लेकिन विजय जी, जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि चोरी का माल रखा है तो समय पर पकड़ेंगे, अगर आपको पता है कि चोरी का माल रखा हुआ है तो सीधा जाके छापा मार दीजिए, इतना क्यों इंतजार? इतने में तो वो गायब हो जाएगा ना सामान। एक आप अभी राहुल गांधी की बोल रहे थे ना, वो यात्रा करने के लिए जबलपुर गए मध्य प्रदेश में, इन्होंने इतनी अच्छी भारत यात्रा की थी, ये भी बड़े खुद से बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। बाद में उन्होंने क्या किया, जाके अमेरिका में हिंदुस्तान की बुराई करके सारी की सारी अपनी मट्टी कर ली। ये करते ऐसा ही है। आपने राम का ताला खुलवाया, राम मंदिर का कहते हैं बार बार राजीव गांधी, हम सहमत है कि आपने खुलवा दिया राजीव गांधी, लेकिन आपने राम का अस्तित्व नकार के अपनी मट्टी कर ली। जनता को तुम रोज बेवकूफ थोड़ी ना बना सकते हो। एक बार अभी रामराज की बात आप कर रहे थे, तुम राम का आप राम की बात कर रहे हैं, आप राम की बात कर रहे हैं, वो सीता की बात करने लगे हैं। वो तो कह रहे हैं कि श्रीलंका में सीता का मंदिर बनवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ईश्वर करे इनको ऐसी संस्कृति दे हमेशा।
कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में हमेशा इफ्तार ना करें, कभी कभी कन्याओं को भी जिवाएं। जी, अच्छा है, कुछ सीखेंगे तो ठीक बात है, बराबर कर रखो सबको। हम चाहते हैं ना, हम हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, अपने हिंदुओं के साथ जो 60 साल अन्याय किया हम उसको ठीक करना चाहते हैं। हमारी हाथ में दोनों बराबर है। अब आप अपना रास्ता चुन लीजिएगा, जनता आपको फिर बता देगी अभी चुनाव होगा। बोलिए आप जो बोलना। ठीक है विजय खैरा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। आप लोगों ने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश विदेश में हो रही है। यहाँ का मुख्यमंत्री कार्यालय सट्टेबाजों का अड्डा बन गया है। अब लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर चुनावी रैली में इस तरीके से संबोधित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनावों पर भी असर पड़ेगा इनका। आपने अगर मुझसे पूछा है तो मैं इसका जवाब दे दूं जी कि कोई फर्क नहीं पड़ता जब जनता किसी के झूठ को समझ जाती है। कर्नाटक में भी इन्होंने कितने तरह के आरोप हमारे ऊपर लगने थे, वहाँ बजरंगबली जी का किस तरह से इस्तेमाल किया गया चुनाव में पूरा देश जानता है, और किस तरह से बजरंग दल को लेकर तमाम तरह की बातें मोदी जी ने करी। लेकिन उनके द्वारा गली गली में घूमने के बावजूद, झूठ फैलाने के बावजूद भी रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट कांग्रेस के हाथ में आया। तो सवाल ये है कि झूठ कब तक झूठ की दुकान भाजपा चलाएगी? विकास की बात करनी चाहिए थी, मुद्दों की बात करनी चाहिए थी। आज पूरा देश जानता है कि 81 करोड़ लोग देश के इतने गरीब हो चुके हैं कि सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। 5 किलो गेहूं क्या होता है आपको भी अच्छी तरह मालूम है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए लोगों से। देश के हालात खराब है, महंगाई चरम पर है। तो झूठ और फरेब से ये लोग सत्ता हथियाना चाहते हैं। तो जनता इतनी मूर्ख तो है नहीं। भाई आज से महीने भर पहले भी एक ही बात थी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस और पूरी ताकत के साथ चुनाव में आ रही है। तो रास्ते पे इनको कुछ था नहीं झूठे आरोप लगाने के अलावा। खुद मोदी जी ने जनसभा में कह बैठे वो कि मेरे साथी सीबीआई और ईडी ठीक है छापा डाल रहे हैं। तो भैया आप कह रहे हैं कि आप सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी जब भी जाती है चुनावी रैली में संबोधित करते हैं इनके नेता, तो कहते हैं कि आपके साथियों ने बिहार में चारा घोटाला कर डाला तो छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर डाला। देखिए ये तो कहेंगे, मैं तो एक चीज जानना चाहता हूँ, भाई गठबंधन हमने जिस तरह से किया हमारे दिल जानता है, देश जानता है। लेकिन मोदी जी जो ये कहते थे कि एक अकेला मोदी सब पर भारी, वो कांग्रेस के गठबंधन से इतना ज्यादा डर गए कि आनंद फानंद में उन्होंने 25-26 दलों से अपने गठबंधन कर लिए, और 26 क्यों बल्कि 36-38 दलों के साथ गठबंधन किया। इनमें से कई दलों ने छोड़कर भाग चुके हैं। अभी मिजोरम के एक दल ने मोदी सरकार से अपना नाता तोड़ लिया कि अगर मोदी के नाम पर जनता के बीच में जाएंगे तो ये भी हो सकता है ना, इसलिए नाता तोड़ लिया हो, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं कि हर जीत की गारंटी मैं खुद हूँ। तो जब वो हर जीत की गारंटी खुद है तो किसी और की शायद उनको जरूरत ही नहीं है। तो चुनावी जंग में अब वादे नहीं गारंटी का दौर शुरू हो गया है, और हर कोई यही कह रहा है कि हमारी पूरी गारंटी है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं वो जरूर पूरे होंगे। तो इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर अमनप्रीत जी हमने बात की, अब जरा गारंटी को लेकर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो स्वयं ये कह रहे हैं कि हर चीज की गारंटी मैं खुद हूं, मेरे ऊपर भरोसा करिए। किस तरीके से देखती हैं इस चुनाव को आप, क्योंकि इस बार वादे कम गारंटी ज्यादा दी जा रही हैं? देखिए निशु, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो चुनावी वादे हैं, जहाँ जो अनाउंसमेंट चुनावी रैलियों में करी जाती हैं, लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और लोगों के ऊपर वो प्रभाव भी डालती हैं। शायद यही कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों जो बरसात में एक झड़ी नहीं लग जाती, बरसात लगा दी है इन्होंने, जो फ्रीबीज की जो जन सहूलतों के नाम पे ये सहूलतें लोगों को देने की बात कर रहे हैं। पर अगर लोगों के विश्वास की बात करें, लोगों की तसल्ली की बात करें और कौन से चुनावी वादों पे लोग जो है ट्रस्ट करते हैं, तो
पीएम की थोड़ी सी जो उनका जो नंबर है वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है। जो भूपेश बघेल है उनके ऊपर लोगों को ज्यादा विश्वास है, उनकी गारंटियों के ऊपर भी, उनके चुनावी वादों के ऊपर भी लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। शायद इसीलिए मोदी जी को वहां पे जोर देके ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो जन सहूलतों का मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये सिर्फ जन सहूलतें नहीं है, ये गारंटी है और ये मेरी गारंटी है। और वहां पे इस चीज को थोड़ा उभार के भी पेश किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, उनका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री पूरा करेंगे इनको। तो अगर सहूलतों की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो गरीबी लोग होते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं, उनको ऊपर के लोगों के साथ अगर उनका मिलान कराना हो, कि हम बोले कि गरीब और अमीर का जो उनमें जो डिफरेंस है वो कम करना हो, ये जन सहूलतों की अनाउंसमेंट सिर्फ और सिर्फ उसके लिए की जाती है। पर जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई है तो उन्होंने फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करी है। तो आपको याद होगा कि मोदी जी ने तब कहा था कि ये तो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि हम करें तो ट्रैक्टर लीला, आप करो तो रासलीला। तो यही चीज है। अभी वही फ्री की रेवड़ियां, फ्री बीज की जो बातें हो रही हैं, अब उनको गारंटियों का नाम दे दिया गया है। तो करना और देखना और अनाउंसमेंट करना, ये तीनों चीजों का हमें डिफरेंस समझना होगा। लोग विश्वास तो कर लेंगे, लोग प्रभावित भी हो जाएंगे। हो सकता है कि लोग जो सहूलतें उनको अच्छी लगे उस वाली जो पॉलिटिकल दल है उसको वोट भी दे देंगे, जिता भी देंगे। पर किसकी जेब पे इसका प्रभाव पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टैक्स पेयर का पैसा है। अब पता नहीं बाद में ये गारंटियां पूरी होंगी भी कि नहीं होंगी। अगर होंगी तो निस्संदेह जो भारत के 140 करोड़ लोग हैं उनकी जेबों पे फर्क पड़ेगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं, जेब पर फर्क पड़ेगा भारतीयों की। लेकिन गारंटी देने में जहां बीजेपी पीछे नहीं है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने तो गारंटी यात्रा का ही आगाज कर दिया है जी। और देखना ये है राजस्थान के भीतर जी रिशु, देखना ये होगा कि लोग जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं खास करके, वो सिर्फ ये नहीं कि जो गारंटियां दी जाती हैं उसके बारे में जिक्र करती हैं, बाद में जब विधायक जो उनके बीच में जाते हैं तो वो उन गारंटियों के बारे में पूछते भी हैं कि आपने जो पहले करी थी, जैसे आपने अभी देखा कि जो किसानों की थी कि उनका जो कर्जा है वो उसको मुआफ करा जाएगा। ये जो गारंटी है, पिछली बार भी जब ये सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ये वादा लोगों के साथ तब भी किया था, पर ये पूरा नहीं हो पाया। तो लोग अब पूछते हैं, और आपको पता है कि बघेल साहब को वहां पे स्पष्टीकरण देना पड़ा है कि क्यों नहीं हम अपनी ये जो गारंटी है पूरी कर पाए। तो इसका मतलब लोगों का उनके ऊपर थोड़ा सा डर है, उनको है कि हम बीच में लोगों के जाएंगे तो लोग क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, मैं दोनों से ही इस पर जवाब लेना चाहूंगी, विजय खेरा जी और विजय कौशिक जी। पहले विजय खेरा जी आपसे, क्योंकि अमनप्रीत जी जिस बात का अभी जिक्र कर रही थी कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने की दरअसल तमाम पार्टियों की तरफ से होड़ तो मची है, लेकिन ये मुफ्त की घोषणा जो की जा रही है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ी बात है। देखिए, गारंटी शब्द मोदी जी ने शुरू किया है, इसलिए किया है कि हमने जो बोला था वो करके दिखाया, तो ये शब्द हम ही यूज कर सकते हैं, गारंटी। और जनता उसी की विश्वास कर सकती है कि हमने याद दिलाया कि देखो हमने क्या गारंटी दी थी, वो हमने आपको पूरी करके दिखाई। आज हिंदुस्तान ने, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हिंदुस्तान पहला देश है जो और 12 करोड़ लोगों को, 13 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आया। तो क्या फर्क है? कुछ लोगों ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, आपको इंदिरा गांधी की अच्छी तरह याद होगी, वो एक चुनाव खाली गरीबी हटाओ के आंदोलन बोल बोल के नारों पे जीत के आई थी, और उसका हटी नहीं, बढ़ती चली गई। आज तक 60 साल बढ़ती चली गई। पहले भी बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार के समय में 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए। इन्होंने गरीबी की बात की तो हम याद दिलाना चाह रहे, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, भारत सरकार की भी रिपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, हमने कहा था हम गांव में जल पहुंचा देंगे, हम उसमें सफल हुए। हमने मकान बनाया, हमने गारंटी दी कोरोना में, हमने दिखा दिया, पूरे विश्व को दिखा दिया कि 200 करोड़ टीके लगा के दिखा दिया। पूरा विश्व देखता रहेगा वो क्या गया है हिंदुस्तान में। हमने वो वैक्सीन बना दी, अपनों को भी बचा लिया, विदेशों में भी भेज दी। हमने गारंटी दी हम खाना देंगे तो सबको कोरोना में घर घर खाना पहुंचा दिया हमने, किसी को भूखों नहीं मरने दिया। फिर जनता जान रही है, द्वारा जिताया। आपका काम क्या है? एक सिंगल काम है, अडानी, चिल्लाओ ना। और फिर चिल्ला के थक गए, जीएसटी नोटबंदी, टीका पूरा मुंह बंद हो गया, जनता ने तुम्हारा मुंह ढक्कन बंद कर दिया। फिर चिल्ला अडानी से जनता को फायदा हो जाएगा। अगर रोजगारी पे बहस करनी थी तो आओ ना, अडानी पे क्यों पड़ गए?
करो ना, हम तो खुश हैं, आप जिसमें मर्जी करो। वही अडानी के पास गहलोत साहब ने दुनिया भर का उनके साथ उठना बैठना रखा। सवाल इसका नहीं, अडानी हो या अंबानी हो या बिरला हो या टाटा हो, कोई भी हो, वो हिंदुस्तान के हिस्से है, मोदी इज्जतदार, वो व्यापारी है, उद्योगपति है, देश का एक हिस्सा है। इससे क्या होता है, अडानी बैठते हैं या मिलते हैं उनसे, अरे आप मतलब की बात ये करो, आप अडानी में भी कोर्ट कचहरी कर लिया आपने, सेवी बैठ के साथ आ गए, फिर भी चिल्लाते रहे। मतलब की बात करो जिससे जनता को फायदा। आप क्या बात करते हो, संसद का उद्घाटन में राष्ट्रपति क्यों नहीं बने, इससे गरीबों का फायदा हो जाएगा, ये बता दो मुझे। इसके मुद्दे तो देखो जरा, बात करेंगे रोजगारी की, घुस जाएंगे संसद भवन में। अरे आप और रोजगारी का हमसे बहस करिए बैठ के, आइए CCTV पर करिए, बाजार में करिए, लोगों को समझाओ कि देखो साहब बेरोजगार घूम रहे, वहाँ नहीं जाएंगे, फिर वहीं पहुंच जाएंगे अडानी पर। आप आइए महंगाई की बात करो ना, क्यों नहीं करते हो? चलिए ठीक है, मैं जरा विजय कौशिक जी से भी टिप्पणी ले लेती हूँ इस पे। ठीक है, चलते हो या तो आप गारंटी जो राजस्थान में गारंटियां दी है, थोड़ा थोड़ा आपने उसमें थोड़ा चेंजेस करके आपने वही छत्तीसगढ़ में रिपीट कर दी। ठीक है, लेकिन यहाँ तो विजय जी ने सवाल ये उठाया है ना, विजय कौशिक जी, कि ये जो शुरुआत की थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, गारंटी की बात, आपने तो इसको भी कॉपी कर लिया, आपको कोई और शब्द नहीं मिला क्या? ऐसा है जी, इस देश को जो आजादी दिलाई ना, वो मोदी जी ने दिलाई जी। मोदी जी पैदा होने से पहले ही शुरू कर दिए थे। चलो विजय जी खुश हो गए इस बात पे। देश को इस लेवल तक जो पहुंचाया है ना जी, वो मोदी जी की मेहरबानी है, क्योंकि उनसे पहले ना कोई पैदा हुआ था ना कोई पैदा होगा भविष्य में, क्योंकि वो अपने आप को भगवान मानते हैं। और PM केयर्स के आड़ में आज की डेट में घोटाला करते हैं, अलग बात है। तो उन्होंने देश का बंटाधार कर दिया, उन्होंने कहा लेकिन देश के बड़े दिन आ गए। सवाल ये कथनी और करनी में जिनकी जमीन आसमान का अंतर हो, वो ये कह रहे हैं कि गारंटी शब्द उनका है, और मैं तो हैरान हूँ। इससे पहले डिक्शनरी में गारंटी शब्द ही नहीं था, ये तो मोदी जी ने जोड़ा है, धन्य है मोदी जी। और मोदी जी जाने क्या क्या करेंगे। जितने भी हमारे देश की विदेश नीति की बात करने फेल है। श्रीलंका आज हमारा विरोधी है, भूटान हमारा विरोधी हो गया, नेपाल हमारा विरोधी हो गया, ठीक है। पूरी लिस्ट है पूरी लंबी कि भाई मोदी जी के कारण हमारी विदेश नीति फेल रही है। हमारे पड़ोसी मालदीव तक ने कह दिया कि भैया भारतीय सेना वापस जाओ, तो विदेश नीति पे जरूर कहाँ चाय डाल रहे हो आप। तो देश के ऊपर 140 लाख करोड़ कर्जा कर दिया इन्होंने, रिकॉर्ड कर्जा कर दिया। RBI के रिजर्व फंड से 2 बार मोदी रकमें निकाल कर खा चुके हैं, ठीक है। देश का तो इतना बुरा हाल इन्होंने किया है। PM केयर्स घोटाला है, नमामि गंगे परियोजना घोटाला है, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। पूछ लो भाजपा प्रवक्ता से, अगर देश के अंदर एक भी स्मार्ट सिटी बता सके ना कि भाई हमने बना, इनके 250 कुछ सांसदों ने एक गाँव गोद लिया था कि भाई हम इनको स्मार्ट बनाएंगे, तो उन गाँवों तक की भूमि हत्या हो गई। चलिए मैं इस पर भी जवाब ले लेती हूँ। जो चीज आप यहाँ पर कह रहे हैं, विजय कौशिक जी जो कह रहे हैं, जरा उस पर भी देखिए विजय खेरा जी, क्योंकि ठीक है वो जिक्र कर रहे हैं कि सांसदों ने गोद लिया, गोद तो ले लिया, लेकिन सुध कौन लेगा? उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये एक गांव को एक सांसद ने गोद लिया था, वो इसमें कोई बीजेपी का और कांग्रेस का सवाल नहीं है। इनके सांसद नहीं थे क्या? उन्होंने क्या किया? अगर ये काम गोद लिया हुआ वाला काम या क्षेत्र में काम किया होता तो अमेठी से भागना नहीं पड़ता राष्ट्रीय अध्यक्ष को। अमेठी घबराओ, आप मौका मिलेगा। क्यों राहुल गांधी भाग गए? अगर उन्होंने एक काम किया होता है ना, अमेठी से भागते नहीं और हारते भी नहीं। आपने ऐसी पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूंसी गंवा दी जिसको आश्चर्य है लोगों को, जो आपको ऐसे मिलती थी कटोरी में रख के, कैसे गंवा दिया आपने? मतलब आपने काम नहीं किया। गोद की बात तो छोड़ दीजिएगा। और अभी आप कह रहे हैं हमारे संबंध बिगड़ गए, हमारे ये बिगड़ गए, वो बिगड़ गए, उसमें भी अभी आपको जानकारी दे दें हम कि जितने पड़ोसी हैं वो तो छोड़ दीजिए, एशिया की सुपर शक्ति भारत बन गया है, बन रहा है। आप एक रफेल नहीं खरीद पाए। हम याद दिलाते, एक इंटर्न इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था हमारे एक रफेल नहीं खरीद पाए, 25 रफेल हमने खरीद दिए। आप एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीद पाए, पूरे के पूरे खरीद के दे दी। चेहरा क्या है तुम्हारा बात करने का? तुमने तो भारत को बर्बाद करके रख दिया था, फिर भी तुम्हें टीवी पे बैठने की हिम्मत हो जाती है। आश्चर्य तो इस बात का है
कि आप बैठ के बोल रहे हैं इस बात को, हर बात में पकड़ जाओगे तुम, जहां आओगे वहीं पकड़ जाओगे। ना बुलेट प्रूफ जैकेट, ना अरुणाचल में पुल, ना अरुणाचल में रोड, हमने सब बना डाली, ना अरुणाचल में हवाई अड्डा। अब विजय खैरे जी वो टीवी पर आकर नहीं बैठेंगे तो आप किससे सवाल करेंगे? कोई तो होना चाहिए ना। अरे हम तो ये करते हैं कि सीलों हमारे हिसाब से चलता है। पंजाब का प्रधानमंत्री बदलने की ताकत हिंदुस्तान आज रखता है। माइल देश में हमारे कहने से वहाँ का चुनाव जीतता है राष्ट्रपति। किस दुनिया में जी रहे हो तुम? बदल चुका है ये भारत। जितने पड़ोसी हैं हमारी तरफ देखते हैं, हमसे मदद मांगते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं ब्रह्मोस, हमसे ब्रह्मोस मांग रहे हैं लोग, हम जहाज लड़ाकू एक्सपोर्ट करने वाले हैं। कहाँ थे तुमने तो देश बर्बाद ही कर दिया था कांग्रेस ने 60 साल, 10 साल से मुकाबला कर रहे हैं। बात करने की हमें जरूरत नहीं है पड़ोसियों की, हमारी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत थी पड़ोसियों के हाथ जोड़ने, चलिए कोई बात नहीं, कुछ कार्य तो कांग्रेस भी अच्छा कर रही है ना। अब इसको पूरा कब करेगी ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि कांग्रेस ने कहा है कि हम तो श्रीलंका में सीता माता का मंदिर बनवाएंगे। सीता माता का मंदिर कब बनेगा ये हम जरूर देखेंगे, क्योंकि राम का मंदिर तो सब बनते हुए देख रहे हैं अयोध्या में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।